दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से आगे बढ़कर राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर दीवान के रूप में काम करने लगी। उसने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करने के लिए खेती और राजस्व प्रबंधन करने की योजना बनाई तथा नई प्रणाली लागू करने का कार्य किया और इसके साथ यूरोप के लिए भारतीय किसानों से फसलें उगाई जाने लगीं, जिसमें आप विशेष रूप से नील खेती और नील कृषकों की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही नील विद्रोह के बारे में भी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है। ये चित्र देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने प्रसिद्ध चित्रकार से इस चित्रकार को बनवाया था। दोस्तों सबसे पहला जो टाइटल है इस अध्याय का कि कंपनी दीवान बन गई। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया है और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन के यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य था और सबसे अधिक राजस्व यहीं से प्राप्त होता था। दोस्तों दीवान के तौर पर देखा जाए तो कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। तो कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी से दीवान बन गई, क्योंकि उसे बंगाल की दीवानी भी हासिल हो गई। यहाँ पर देखिए इस चित्र में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था और बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों कंपनी अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसने ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके और व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदती बेचती रहे। दोस्तों समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से ही शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ये बात भी कंपनी के जो जानकार थे, सलाहकार थे, उनके जहन में थी। ये काम कैसे हो, तो इस अध्याय में हम उसी के बारे में देखेंगे कि कंपनी ने किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाया, अपने आय के लिए संसाधन जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। यहाँ पर देखिए कंपनी की आमदनी। दोस्तों कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश ये थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन में सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव आया कि पहले जहाँ कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले में सामान खरीदती थी, लेकिन बंगाल में जब उसको इतना राजस्व मिलने लगा
कि उसी पैसे से वो निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने लगी। दोस्तों, जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में अकाल पड़ा और इस अकाल से बंगाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस कारण इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई। यहाँ पर देखिए एक चित्र है दोस्तों, और इस चित्र में किस प्रकार से बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत अधिक असर पड़ता था। दोस्तों, खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कंपनी के ज़्यादातर अफसर को ये लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी राजस्व की वृद्धि की जा सकती थी। दोस्तों, ये काम कैसे किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिर कंपनी ने 1793 में एक व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ये देखिए चार्ल्स कार्नवालिस की फ़ोटो है और जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था? राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिली, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए भी, और सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो ये दोनों लाइन आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई और इसमें राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और इनको, ये जो तालुकेदार और जमींदार थे, इनको किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था और अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिले। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या थी उसके बारे में आइए जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त ने समस्या पैदा की। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे और असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक में हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनमें कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब भी उन्हें बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ ये स्थिति हुई कि गांव में किसानों की व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर वे महाजन से कर्जा लेते थे। अगर लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। तो अस्थाई बंदोबस्त की इन खामियों के कारण फिर एक नई व्यवस्था की मांग शुरू हुई या नवीन व्यवस्था के बारे में सोचा जाने लगा।
यहाँ पर देखिए बंगाल के रैयत या किसानों पर कोलब्रुक का कथन क्या है कि बंगाल के बहुत सारे गांवों में कोई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एसटी कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी कि बढ़ाई गई भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने में कोई उम्मीद दिखाई देती थी। तो यहाँ पर बंगाल के किसानों की दीन दशा का वर्णन किया गया है। एक नई व्यवस्था की बात की जाने लगी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और भी पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम नहीं चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों और इस इलाके के ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो मैकेंजी द्वारा जो लागू की गई या तैयार की गई ये व्यवस्था महलवाड़ी प्रथा थी जिसको 1822 में लागू किया गया। और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव में या ग्राम समूह जिसको कि महाल किया जाए उससे होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संसाधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो 1819 से 1926 इसके समय में दोस्तों मुनरो व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन महल क्या था तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और महल जो था वह गांव या गांव का एक समूह होता था। अब आइए देखते हैं मुनरो सिस्टम के बारे में। दोस्तों ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित की गई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में ये व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ हो गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन में पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए जिससे उनको अधिक से अधिक राजस्व मिल सकता था। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान जो थे राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अगला बिंदु है यूरोप के लिए फसलें। दोस्तों अंग्रेजों ने ये भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व प्राप्त किया जा सकता है बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें या वही फसलें उगाई जा सकती हैं जिसको कि यूरोप को ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत या वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास तथा मद्रास में
चावल उत्पादन करने के लिए किसानों को जो है मजबूर किया गया। ये कैसे किया गया और अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को खेती फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी प्रकार एक फसल के उत्पादन की पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक कलमकारी छापेदारी यहाँ पर इस चित्र में दिखाई गई है और मारिस कार्टिन छापा जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड में प्रचलित हुआ था। दोस्तों रंगों का कोई इतिहास है क्या, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। एक तस्वीर भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी चित्रकला का है और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? दोस्तों इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मारिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील तो और जगह पे भी उत्पादित किया जा सकता था, लेकिन भारतीय नील में ऐसी क्या खास बात थी जिससे उसकी मांग थी? दोस्तों नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है और 13वीं सदी तक इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची होती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव बनाया कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरोबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। बागान क्या होते हैं दोस्तों? तो बागान एक बड़े विशाल खेत होते हैं जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। इसमें काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास, इसके इन जो है फसलों की खेती में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास प्रमुख बागानी फसलों के रूप में आती हैं। दोस्तों नील के बारे में जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी थी और जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे और ये नील कहाँ से मिल सकता था, तो इसके लिए भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ी। दोस्तों यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। 18वीं शताब्दी में आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो देखिए किस तरह से केवल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 30 सालों के अंतर में किस तरह से जो नील का आयात था ब्रिटेन द्वारा उसमें भारतीय नील का हिस्सा बहुत अधिक यानी 30% से बढ़कर 95% हो गया था।
जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी थी। इसमें भारी मुनाफा होता था और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए एक पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। यहाँ पर देखिए, सेंट डामुंग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 जनवरी का चित्र दिया गया है। ये इस्कू हलोदस्की का चित्र है कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में अपने फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डामुग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया और इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1751 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। भारत में नील की खेती के लिए जो नए लोग आए, उन्होंने अपने बागान लगाए, बैंकों से लोन लिया, लेकिन मामला ये है कि नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के दो तरीके थे, अपनी और रैयती, यानी निज एंड रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वे ज़मीन खरीद लेते या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। निज खेती की कुछ समस्याएं थी दोस्तों। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते और नील की खेती के लिए उन्हें बहुत बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी और इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ से किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों को भी ज़रूरत थी और 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1000 बीघा ज़मीन किसी किसान के पास है तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव बड़ी समस्या थी और किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने खेतों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी और जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल या धान के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर में बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी और बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थे। बीघा क्या है? तो ज़मीन की एक माप है और ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था और बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती किस प्रकार की गई। दोस्तों, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध पर दस्तखत होता था, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। यहाँ पर देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती कर रहे हैं और भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। तो कुल मिलाकर जो नील का उत्पादन है
वो नील की खेती से होता था और नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना है। ये 1863 का विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है और नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे, तो सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरे हौद में पहले हौद से ठीक नीचे रहता था। दूसरे हौद को वीटर वाट में यानी इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथारण कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए नील के पौधों को हौद में औरतें ढोकर लाती थीं। हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ एक खड़ा नील मजदूर है जो इस्तेमाल करने के लिए पैडल लिए खड़ा हुआ है। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था और यहाँ पर बिक्री के लिए जब नील तैयार हो जाता था तो उसे बाज़ारों में या फिर ब्रिटेन के बाज़ारों में बेच दिया जाता था। दोस्तों, नील की खेती के लिए जो किसान पहले से कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था बहुत ही कठोर है और उन्हें गुलामी की ओर ले जाती है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। समस्याएं और भी थीं क्योंकि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों नील की खेती वाले किसानों में जागरूकता आई। नील विद्रोह की बात उठ गई। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता यानी एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, न ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारों गुंडों से डरेंगे ही। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। इसलिए जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय तक उनसे उनकी ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार के एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरे हुए थी और जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा।
और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, मकान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील कमेटी या नील आयोग बना दिया गया और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते थे। और इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। चंपारण आंदोलन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए। WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष ने पूछा कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले ने कहा कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन नील नहीं उगाऊँगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कि कंपनी किस तरह से व्यापारिक कंपनी से आगे बढ़कर दीवान बन गई। उसने भू राजस्व की नई प्रणालियाँ शुरू की। इसके अलावा अपने व्यापारिक हितों को संतुष्ट करने के लिए खेती करने का जिम्मा यहाँ पर बागान मालिकों के द्वारा करवाया और इसमें नील की खेती, कहवा की खेती तथा चाय आदि की खेती प्रमुख थी। साथ ही गन्ने की खेती भी किसानों से जबरन कराई गई। अब आइए देखते हैं एक केस स्टडी, अन्यत्र वेस्टइंडीज में नील उत्पादन। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों से सिल्वर वाट में डाल रहे हैं और एक मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं और तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। तो किस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन किया जाता था, उसके बारे में ये जानकारी थी। ये था आज का वीडियो। 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।